Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Jagis Biology. Today we are going to discuss about most important MCQs from chapter number 2, class 12th biology. The name of the chapter is sexual reproduction in flowering plant, as you can see. So we have some important MCQs. Let's start our video. ओके सबसे फर्स्ट एमसीक्यू जो है आपका पहला एमसीक्यू है, इसके अंदर लिखा हुआ है। आप सबसे क्वेश्चन पढ़ें और उन्हें कोशिश करने की खुद सॉल्व करें एक बार स्टॉप करके कि आपको ये आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद उसका आंसर देखें। पहला क्वेश्चन है इनक्लोज्ड विद इन इंटेगुमेंट ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल इज अ डिप्लॉयड मास ऑफ सेलुलर मास या सेलुलर टिश्यू नोन एज क्या कहलाता है। ऑप्शंस है मेगास्पोर मदर सेल, बी न्यूसिलस, सी सिनर्जिट और तीसरा एम्ब्रियो सैक। तो इसके लिए हमें पहले एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस पार्ट में कहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो एक एनाट्रोपस स्ट्रक्चर को अगर मैं फटाफट से ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपका देखने को मिलता है। और ये इस पार्ट उन्होंने पूछा है कि ये पार्ट आपको क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसिलस। तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है रिसर्चर्स द वर्ल्ड ओवर ट्राइंग टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स टू हाइब्रिड वेराइटीज एज हाइब्रिड करेक्टर्स इन प्रोजेनी। हाइब्रिड करेक्टर्स इन प्रोजेनी मीन्स क्या है कि हाइब्रिड करेक्टर्स प्रोजेनी के अंदर क्या होते हैं। डू नॉट सेग्रीगेट डेवलप जेनेटिक वेरिएशन विल रिमेन एक्सप्रेस्ड। तो इसका आंसर रहेगा कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम कहें कि एक हाइब्रिड करेक्टर है और वो आपकी जैसी नई जनरेशन बनेगी तो उसके करेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी सेग्रीगेट। तीसरा है एक्वेटिक प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स इज किसके अंदर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है वेलिसिनेरिया। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप पढ़ सकते हो बुक में। आप थ्योरी पढ़ के उसे एक बार कवर कर लो, तब अगर आप इस MCQ की वीडियोस को देखोगे तो ज़्यादा एफर्ट देखने को मिलेगा और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कोशिश कीजिए कि एक बार पहले चैप्टर पढ़ लीजिए एंड देन उसके बाद इन MCQ को देखिए। अदरवाइज़ वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आपने उसे कभी भी पढ़ा है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया और मुझे किन किन टॉपिक के ऊपर अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टिपिकल टाइकोटिलेडोन एम्ब्रियो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडोन इज क्या होता है। अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडोन आपको बताना है, तो ऊपर के लेवल को बताना है, जबकि नीचे के लेवल को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। पिलमूल आपका पार्ट होता है जिससे शूट बनती है। कॉलियोप्टाइल आपका रीजन होता है जो कि पिलमूल को कवर अप करता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास एपिकोटाइल। फोर्थ का आंसर रहेगा सी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ओवरकम incompatible pollination so as to get a desired hybrid, a plant breeder must have to knowledge of overcome incompatible pollinations। एक incompatible pollination को अवॉइड करने के लिए अगर हम कहें तो गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, ताकि उसे डिजायर्ड फॉर्म के हाइब्रिड्स मिल सके, ए प्लांट ब्रीडर को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में उसे पता है तभी आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक डिजायर्ड हाइब्रिड्स को गेट कर सकते हैं। ओके, चलते मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज गिवन बिलो। यू हैव टू टेल द आंसर। किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस है सोलिनेसी, लेग्यूमिनोसी, ग्रामिनिए और लीलिएसी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं ABCD। आप इसमें देखें किसके अंदर ये पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कि सोलिनोसी के अंदर हम देखें तो ये यस प्रेजेंट होता है, लिग्यूमिनेसी के देखा तो ये प्रेजेंट होता है, ग्रामिनिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। फोर्थ कंडीशन जो आपकी आती है वो आती है लीलिएसी के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, यानी 6 का आंसर है बी। 1 2 4 बी। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइडेड बाय इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर टू सस्टेन एनिमल विजिट इन इज आर। यहाँ पर हमें इंसेक्ट को फ्लावर की तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है या रिवार्ड प्रोवाइड करना है, ये जैसा लिखा हुआ है। तो उसके आंसर के लिए अगर आप किसी इंसेक्ट को
अट्रैक्ट बुलाना चाहते हैं फ्लावर का, तो फ्लावर के अंदर हम कुछ कंडीशंस दी हैं बुक के अंदर, जैसे कि लार्ज फ्लावर होना चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ नेक्टर होना चाहिए, उसकी गुड फ्रेगनेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें ऑब्जर्व करनी है। तो इसका आंसर रहेगा, देखो पोलन ग्रेन लार्ज हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। फ्रेगनेंस एंड ब्राइट कलर, ये एक चीज़ सही आपको लगती है कि फ्रेगनेंस और ब्राइट कलर, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसी चीज़ आती है खाली ब्राइट कलर होने से बचने, क्योंकि ब्राइट कलर और भी कई फ्लावर्स के होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा जो इसका आंसर बनेगा। नेक्टर और पोलन ग्रेन्स, मैंने पहले कह दिया पोलन ग्रेन से कोई लेना देना है नहीं, तो आंसर होगा नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। नेक्टर एंड फ्रेगनेंस, दो चीज़ें आपकी इसमें देखने को मिलेंगी। ओके, 8th क्वेश्चन की बात करें, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ देखो डिफरेंट प्लांट आ गया, जब तक सेम प्लांट में होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट बोलते हैं, जहाँ पर ऑटोगेमी और गैटिनोगेमी की बात करी जाती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हम बात करें तो हमारा आंसर रहेगा जीनोगेमी, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। 9th क्वेश्चन को देखिए, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने पर आपने सुना होगा कि जो एक एम्ब्रियो सैक को अगर हम ड्रॉ करें तो 3 सेल उसकी यहाँ पर ऊपर चली जाती हैं, 2 सेल नीचे, और इसके ऊपर आता है एक एग, और बीच में होती है एक सेंट्रल सेल। और इनके अंदर जब आप न्यूक्लियाई बनाते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियाई में बीच वाली में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन सेल होती है एक। इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर रहेगा 8 न्यूक्लिएट। देखो 8 न्यूक्लिएट 8 सेल गलत, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, यही आंसर है इसका। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, इसमें 7 न्यूक्लिएट बोला है, ये गलत है। 7 न्यूक्लिएट बोला है, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। आपको उस प्लांट पार्ट को जिसमें 2 जनरेशन देखने को मिले एक दूसरे के अंदर, वन विद इन द अदर। यहाँ ऑप्शन है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, germinated pollen grains with 2 male gametes, seed inside the fruit, embryo sac inside the ovule, and embryo sac inside the ovule। तो ये आपको इसमें ऑप्शन चूज करने हैं कि किसमें ऐसा देखने को मिले जिसमें 2 जनरेशन एक साथ देखने को आपको मिले, 2 जनरेशन एक साथ देखने को मिले। तो आप जानते हैं एंथर के अंदर, एंथर्स जो हमारे इस तरीके से होते हैं, उस एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमेट, जब जर्मिनेट हो गया है पोलन ग्रेन्स तो उसके 2 मेल गैमेट उसके अंदर हो, ऐसा नहीं होता, वो पोलन ट्यूब से बाहर आ जाते हैं, तो दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होना 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। और यहाँ पर साथ में एम्ब्रियो सैक भी दे रखा है इनसाइड द ओव्यूल, ये सही है बात, खाली एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। यानी अगर हम सिर्फ बात करें एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल की तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है। इसलिए आंसर इसका 4th भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो 1st एंड 4th, तो वी हैव डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन वाटर हैशिंथ, वाटर हैशिंथ अगर आप जानते हैं एक टेरर ऑफ बंगाल के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, जो पानी का एक अंदर पौधा होता है जो क्या करता है, वाटर में से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल होता है फॉर द एक्वेटिक लाइफ। सेकंड है यहाँ पर वाटर लिली, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, मैंने कहा आपका देखो ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं और वाटर में पाए जाते हैं, जबकि वाटर लिली जो है वो आपके बाहर की तरफ प्लांट में पाया जाता है। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है कौन सा पॉलिनेशन इसमें से होगा। अब वाटर हैसिंथ पानी के अंदर है तो उसमें तो सिंपल सी बात है कि वाटर से रिलेटेड होना चाहिए कंडीशन, लेकिन कंप्लीटली पानी के अंदर नहीं होते, ये पौधे पानी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर डिमांड होती है इंसेक्ट्स की। किसकी डिमांड होती है? इंसेक्ट्स की। जबकि वाटर लिली के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये आपका विंड के थ्रू भी हो जाता है। तो आंसर रहेगा इंसेक्ट एंड विंड। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कौन सा देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक। शायद आपने टाइप ऑफ एम्ब्रियो के बारे में ना पढ़ा हो, तो इसकी अगर डिटेल वीडियो इसमें तो उसमें दे रहा होता है कि किस किस टाइप के हमारे पास होते हैं, मोनोस्पोरिक होते हैं, बायोस्पोरिक होते हैं, टेट्रास्पोरिक होते हैं, इस तरीके से डिफरेंट टाइप की एम्ब्रियो सैक देखने को मिलते हैं। जिसमें उसमें पूछा है कि एंजियोस्पर्म में कॉमन टाइप कौन सा है जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली अगर आप डिवीजन को देखो तो सबसे पहले एक डिवीजन होती है मियोसिस की, एंड देन उसके बाद फिर डेवलपमेंट के लिए 3 डिवीजन होती है माइटोसिस की। तो 3 सीक्वेंशियल डिवीजन होनी चाहिए माइटोटिक की और 1 होनी चाहिए मियोसिस की, और एक सिंगल के लिए होता है कि ये मोनोस्पोर होगा, तो आंसर रहेगा मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आएंगे 13 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिनेरिया।
इसको भी आप जैसे मैंने बताया कि कुछ आप वहाँ पर जब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर टॉपिक है आपकी बुक के अंदर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके अंदर आपको कई सारे नाम दिए हुए हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्लांट किस जगह को बिलोंग करता है या किस तरीके का पॉलिनेशन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेलिसिनेरिया के अंदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, तो ये वाटर करंट के थ्रू होता है और वाटर करंट के थ्रू फीमेल फ्लावर्स की सरफेस तक पहुँचता है। तो इसमें यहाँ पर कंडीशन बाय वाटर, लेकिन सबमर्ज कंडीशन है जो कि रॉन्ग है। फ्लोवर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, गलत, इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता ये, इसे आप याद रखेंगे, इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता। फ्लोवर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पोलन कैरिड बाय विंड, विंड वाले नहीं होता। लास्ट ऑप्शन आपको बचा, यही आपका करेक्ट आंसर है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी और गैटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड, दोनों के अंदर आपको प्रिवेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड, कि इनमें से किसमें प्रिवेंट होती है। अब ऑटोगैमी और गैटिनोगैमी प्रिवेंशन की बात करी जाए तो आपको निकालना है कि वहां पर क्या होना चाहिए, कि क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। वीट के केस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पपाया को आपने देखा हमेशा एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें के अंदर ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, बी, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हम जब उस पोलन ग्रेन्स का जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर हम जब उसका जो यूज़ वगैरह है और कहाँ पर जो कुछ हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर नीचे एक आता है कि हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं पोलन बैंक्स के अंदर, और उनको स्टोर करने के लिए वी यूज़ लिक्विड नाइट्रोजन। और ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है, बुक के अंदर दे रखा है, और वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए आपसे कभी कभी ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द टेक्निक जिसके थ्रू इसे प्रिजर्व कराया था, तो उसे बोलते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस मेथड में क्रायो प्रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन्स एज फॉसिल्स, प्रिजर्विंग पोलन्स एज फॉसिल्स। अब फॉसिल की तरह पोलन को लंबे समय तक रखना है तो उसके लिए उसके ऊपर क्या होती है, आपने पढ़ा होगा जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके ऊपर होती है एक एक्साइन लेयर जो कि मोस्ट रेजिस्टिव मटेरियल है, बायोलॉजिकल मटेरियल है, और ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है या पोलन ग्रेन को बचा सकता है। तो यही रीजन बनता है आपका ऑलवेज फॉसिल्स के लिए, और ये बना होता है किसका, स्पोरोपोलिन का। तो आंसर विल बी स्पोरोपोलिन, इसका आंसर होगा -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे मूव करते हैं। विंग पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, विंग पोलन ग्रेन, आपको इसका आंसर बताना है। तो विंग पोलन ग्रेन के लिए अगर आप पढ़ोगे तो दो पौधों में जाकर देखने, वो एक सिंगल पौधा है इसमें। तो मस्टर्ड के अंदर पोलन ग्रेन विंग नहीं होते, ना ही मैंगो के अंदर, ना ही साइकस के अंदर। आंसर आपको याद रखना है, आंसर होता है पाइनस, पाइनस के अंदर आपके विंग पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। अब होता क्या है, मेगास्पोर की बात करें तो एक सिंगल सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, और उस मियोटिक डिवीजन की वजह से 4 आपके मेगास्पोर बनेंगे, और इन 4 मेगास्पोर में से 3 तो आपके डीजनरेट हो जाएंगे, और एक आपका मेगास्पोर रहेगा फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये आपका क्या बनेगा आगे चल के, इसका आपको आंसर देना कि क्या बनेगा। सोचिए स्टॉप करके कि वीडियो को कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर से कन्वर्ट होकर बन जाता है एम्ब्रियो शैक, या फिर एम्ब्रियो बनता है सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे कि आपका आंसर रहेगा, आंसर बनेगा एम्ब्रियो शैक देन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो शैक ये आंसर रहेगा, यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया है, याद रखना है आंसर रहेगा इसका एम्ब्रियो शैक। ये है बी एंड ये है सी, तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जब आप एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो 2 लेयर आपस में जहां मर्ज हो जाती हैं, 2 लेयर आपस में जहां मर्ज हो जाती हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर बेसिकली आपको हेल्प करता है कि यहाँ से पोलन ट्यूब का इनिशिएशन होता है और पोलन ट्यूब यहाँ से इमर्ज आउट होती है। तो इसका आंसर रहेगा इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, किसके अंदर पाई जाती है विंड पॉलिनेशन, किसके अंदर कॉमन है। तो विंड पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में आपको आंसर बताना है कि इसके अंदर से कौन सा आपका आंसर होगा, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। यहाँ कुछ क्वेश्चंस रह गए आई थिंक,
ओ इसमें पीछे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। ओके 20, चलो इन्हें भी कर लेते हैं। 20, प्लांट विद ओवरीज हैविंग वन, ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स, या तो वन हो या फिर फ्यू ओव्यूल्स हो, आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, किसके द्वारा पॉलिनेटेड हो, जिसमें ओव्यूल्स की संख्या बहुत कम हो। जब ओव्यूल की संख्या बहुत कम है तो यहाँ पर आपको बोलना है कि किस तरीके का आपको, मतलब कैसे ये आपके होंगे, पॉलिनेट होंगे। प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, किसके द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ये आपको आंसर यहाँ बताना है। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, जाइगोट तो होना नहीं चाहिए, यहाँ आएगा विंड, क्या आएगा, विंड, और यही आपका आंसर भी होगा। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन पे याद रखना, यहाँ पर आप विंड आंसर देंगे और ये विंड्स के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो आप जानते हैं जब हम एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो नीचे मैंने 2 सेल बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, और उसके ऊपर बनाया था एग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये कहलाती हैं आपकी फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस किसके साथ जुड़ी हुई है, सिनर्जिड के साथ। तो आंसर रहेगा सिनर्जिड। विच वन ऑफ द पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, कौन सा पॉलिनेशन आपका ऑटोगैमस है, यह आपको बताना है। तो ऑटोगैमस में ऑटोगैमी होनी चाहिए, और 2 टाइप के फ्लावर्स को हम स्टडी करते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं एक कैलिस्टोगैमस फ्लावर और एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। अब कैलिस्टोगैमस फ्लावर जो है उसमें Cl आता है, जिससे एक पहचान रहती है कि फ्लावर जो है वो क्लोज है, और क्लोज के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी यही ऑटोगैमस का टाइप होगा। तो आंसर रहेगा कैलिस्टोगैमी। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, किसके अंदर आपकी कॉमन देखने को मिलता है, विंड पॉलिनेशन किसके अंदर कॉमन है, यह आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस है लिग्यूम्स, लिलीज, ग्रासेस और ऑर्चिड्स। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, तो आंसर है विंड पॉलिनेशन आपको कॉमनली देखने को मिलता है किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर। याद रखना ग्रासेस के अंदर ये कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फंक्शनल मेगास्पोर किस चीज में डेवलप होगा। तो हमने अभी डिस्कस करा था एम्ब्रियो सैक में। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो नाम क्या है यहाँ पर, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, और ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं गैटिनोगैमी। अगर आप तीनों को याद रखें तो एक होता है ऑटोगैमी, यानी अगर आपका एक फ्लावर है तो उसी फ्लावर से उसी के ऊपर फॉल होगा। फिर आता है एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर यहाँ पे समझ लो और एक फ्लावर ये मान लो, तो अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर पे आता है लेकिन प्लांट की जो रूट है वो सेम है, तो इसे बोलते हैं हम गैटिनोगैमी, और यही हमसे उसने पूछा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल, इसमें से कौन सा एक ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है, वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड एंड द फ्यूनिकल्स एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। अब फ्यूनिकल्स आपको पता होना चाहिए, मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, आप उसे देख सकते हैं और उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि फ्यूनिकल होता कहाँ है, माइक्रोपाइल एंड कहाँ होता है, माइक्रोपाइल कहाँ होता है। तो इन दोनों को पास में लाने की बात करिए, और ऐसी कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है। तो आप याद रखेंगे ऐसी कंडीशन में डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये अगर आप देखो एम्फीट्रोपस, कार्सिनोट्रोपस, एट्रोट्रोपस, एनाट्रोपस। हमारी सिर्फ एनसीईआरटी में ये वाला ऑप्शन यूज करा गया है, बट ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। इस वाले ऑप्शन के अंदर अगर हम पढ़े तो जब ये दोनों पास में आ जाते हैं और हॉर्स शू शेप वाली कंडीशन जब आती है तो उसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। मैं इस पर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस टाइप के ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। एन ओव्यूल विच बिकम कर्व्ड सो दैट द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट, कंबाइन है ये, राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। अगर राइट एंगल पर कभी भी आए कि भाई 90 डिग्री पर हो जाता है, तो इस टाइप का जब फ्यूनिकल हो जाता है तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है हेमीट्रोपस। क्या कहलाती है, हेमीट्रोपस। तो इसका भी आंसर आपका ये भी डिफरेंट ओव्यूल्स के ऊपर ही आ गया, तो ये है आपका हेमीट्रोपस। नेक्स्ट प्रोसेस है एंथेसिस। ये हमारी बुक का वर्ड नहीं है एनसीईआरटी का, ये बाहर से लिया गया वर्ड है, और इस मतलब बाहर से मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि अलग से एक एडवांस टॉपिक हो सकता है। इसे पूछा है व्हाट इज द फिनोमेना विच रेफर टू, मतलब एंथेसिस जो है वो किस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज को रेफर करता है। तो ए है रिसेप्शन ऑफ पोलन बाय स्टिग्मा, बी है फॉर्मेशन ऑफ पोलन, सी है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंड डी है ओपनिंग ऑफ फ्लावर
बड। तो इसे आप याद रखेंगे, एंथेसिस का मीनिंग होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, यानी आंसर रहेगा डी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। इन फ्लोरिंग प्लांट आर्किस्पोरियम गिव राइज टू, आर्किस्पोरियम गिव राइज टू क्या देगा? ओनली द वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, बोथ वॉल एंड द स्पोरेंजियस सेल, वॉल एंड द टेपेटम, ओनली टेपेटम एंड स्पोरेंजियस सेल। तो आर्किस्पोरियम जो है बिल्कुल भारी रीजन होता है और इससे ही पूरी डेवलपमेंट होती है। इस तरीके से जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ, यहाँ पर आपका कनेक्टिव टिश्यू और ये 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो इनकी चारों वॉल को देता है, यानी बोथ वॉल जो यहाँ पे बनेगी वो भी, और साथ में जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है वो भी। तो यहाँ पर इसके ये वॉल भी और टिश्यू भी, इसलिए आंसर रहेगा बी। 29 का आंसर रहेगा बी, बोथ वॉल एंड स्पोरोजेनस सेल्स। क्लियर, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म all the 4 microspore of tetrad are covered by a layer which is formed by, उन्होंने कहा है कि माइक्रोस्पोर, देखो एक आपके पास ये एक पोलन ग्रेन्स है और जब ये डिवाइड होता है, इसमें म्योसिस होता है, तो इट विल फॉर्म इनटू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये एक बेसिकली माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा माइक्रो। और उसने पूछा है कि इसकी वॉल जो कवर होती है वो किस चीज़ से कवर अप होती है। उन्होंने यहाँ पर वॉल के बारे में पूछा है कि किस टाइप की वॉल देखने को मिलती है, किस टाइप की वॉल देखने को मिलती है। तो ये आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको याद रखना है कि ये जो वॉल होती है, सॉरी, ये जो वॉल होती है वो बनी होती है किसकी? पैक्टोसेल्यूलोज की, पैक्टोसेल्यूलोज की। तो इसका आंसर रहेगा ए। व्हाट इज द ये साथ में है, द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल की डायरेक्शन बतानी है। फिर मैंने कहा तो आप एक वीडियो है उसे देख लें, उसमें डायग्राम दिखा रखा है कहाँ पर होती है और किस तरफ पे आपकी इसकी वो देखने को मिलती है। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं। यह आपका इस तरीके से ऐसे जाता है सर्कल ऐसे करके, तो नीचे की तरफ आ रही है यानी फ्यूनिकल की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो आंसर रहेगा बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इन ग्रास व्हाट हैपन इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स। इन ग्रास व्हाट हैपन, क्या होता है इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर में, ताकि फॉर्मेशन हो सके मैच्योर पोलन ग्रेन्स की, क्या कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक कंडीशन में सबसे पहले म्योटिक डिवीजन होगा एंड देन उसके बाद होगा माइटोटिक डिवीजन ग्रासेस के अंदर। तो आंसर रहेगा 1 म्योटिक डिवीजन एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, 1 म्योटिक डिवीजन एंड 1 माइटोटिक डिवीजन। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। अब एनिमोफिली डिफरेंट टाइप के फिलीज फाइलस हम पढ़ते हैं, जहां पर एंटमोफिली, ये डिफरेंट टाइप की फिलीज होती है जिसमें हम ये बताते हैं किस टाइप से पॉलिनेशन होने वाला है, ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन के अंदर आता है। वैसे बेसिकली हम सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, हम बेसिकली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एनिमोफिली किस टाइप का पॉलिनेशन है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड किस में देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलता है हमें, देखो ये वाटर का है, इसमें नहीं होता, सेल्वियम में नहीं होता, तो ये आंसर आपका कोकोनट, ये आपका आंसर है कोकोनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज कैसा हो सकता है, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक या एनी ऑफ दीज। तो यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं होती कि अगर 8 न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि मोस्टली हर एक के अंदर एक लास्ट में न्यूक्लिएट 80 होते हैं, सेल जो होती हैं 7 हो जाती हैं। तो सेल के बेस पे तो हम कभी कभी मेजर करते हैं, बट वैसे अगर हम याद रखें तो आप याद रखेंगे इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। 34 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है 35। इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर, 4 सेल्स हैं एंथर के अंदर, एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, आपको बताना है। अब देखो 4 सेल है एंथर के अंदर, एंथर के अंदर कितनी है 4 सेल, और ये 2n स्टेट के अंदर होंगी। अगर 2n स्टेट के डिप्लॉयड सेल होगी, इसके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस जब भी होता है तो एक सेल से बनती हैं 4 सेल्स, इसलिए यहाँ पर जब 4 सेल बनेंगे और यहाँ कितनी है 4 है, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 16। तो आंसर विल बी 16। क्लियर, नेक्स्ट है द एंथेसिस इज, फिर से वही क्वेश्चन है, एंथेसिस द फिनोमेना विच रेफर टू, हमने कहा था ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। वैसे रिपीट क्वेश्चन हो जाने चाहिए कभी कभी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो पहली बार सामने हो तो ये याद जरूर जाते हैं। तो अब आप याद रखेंगे एंथेसिस इज द फिनोमेना ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड।
क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, आप क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन इसमें अंदर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन ईजी है। अगर आप थोड़ी बहुत एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे। तो 37 क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। फेट बताना है, तो आप जानते हैं एक फ्यूज करता है एग के साथ और दूसरा फ्यूज करता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ, यही इसका फेट है। तो आंसर रहेगा आपका ए, वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। क्लियर, इस टाइप कंडीशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज, वही बात है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी कि यहाँ मैंने कहा कि एक करेगा एग के साथ, जब वो एग के साथ फ्यूज करता है, याद रखेंगे आप, जब एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, सिनगैमी। जबकि अगर वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या बोलेंगे, आप आंसर बोलेंगे कि एक होगा सिनगैमी और दूसरा होगा ट्रिपल फ्यूजन, और ऐसा देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर होगा सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, किसके द्वारा आपके एग्जिबिट है, किसके द्वारा देखने को मिलता है कि एग्जिबिट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है, और फ्लोरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। व्हेन पॉलन इज सेड एट टू सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। उन्होंने कहा कि पॉलन ग्रेन अगर 2 सेल्ड स्टेज पर होती है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन पीछे कि वहां पर 2 इवेंट हमें मेल गैमेट चाहिए थे और 2 मेल गैमेट 2 सेल्ड स्टेज के ऊपर बन जाते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है। लेकिन हमें रॉन्ग बतानी है, अगर मुझे 2 मेल गैमेट पूरे चाहिए होते, क्योंकि जब आपकी इस तरीके से बनती है तो एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई होता है और एक जनरेटिव सेल का, और ये होती है 2 सेल्ड स्टेज। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद अगर ये फर्दर हो, जैसा कि 40% पोलन ग्रेन्स के अंदर ऐसा होता है, ऊपर रह जाती है आपकी वेजिटेटिव सेल और नीचे वाली जनरेटिव सेल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और तब बनते हैं 2 पोलन न्यूक्लियाई। यानी 2 सेल्ड स्टेज के अंदर ये काम पॉसिबल नहीं है। तो रॉन्ग बताना आपको कि कौन सा रॉन्ग है, तो आंसर रहेगा आपका ए। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, करेक्ट स्टेटमेंट है। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ, करेक्ट स्टेटमेंट है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ये भी आपकी देख ही रहे हो करेक्ट स्टेटमेंट होती है। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, किस सेल से, एम्ब्रियो सैक की किस सेल से पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, आपको आंसर बताना है। तो सिनर्जिड्स होते हैं, याद रखना, पर यहाँ 2 जगह सिनर्जिड्स दे रखा है, तो एक होता है परसिस्टेंट और एक होता है डीजेनरेटेड। तो अगर मुझे पोलन ट्यूब को एंटर कराना है तो सिनर्जिड शुड बी डीजेनरेटेड। आंसर होगा आपका सी, डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। क्लियर, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, पहले भी हमने अगर बात करें कि कोकोनट के अंदर जो पानी भरा होता है वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म, और ये बनता है फ्री न्यूक्लियाई से, फ्री न्यूक्लियाई से। ये बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस तरीके से हम इसका कंप्लीट नेम देंगे तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसका भी आंसर होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। ये डिफरेंट है, पार्थेनोकार्पिक कंडीशंस होती है, 2 टाइप के वर्ड होते हैं। पार्थेनोकार्पिक है जो फ्रूट के रेस्पेक्ट में बात करा है, और एक होता है पार्थेनोजेनेसिस जहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन की किसी चीज़ की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एपोमिक्सिस कंडीशन वगैरह अगर आप आगे पढ़ो तो उसमें भी देखने को मिलता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होती है। यहाँ पूछा गया कौन सा फ्रूट है, क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर, पार्थेनोकार्पिक यानी फ्रूट फॉर्म्ड बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसा कंडीशन में आंसर है बनाना। याद रखना, बनाना इसका आंसर है, जो कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। एप्पल नहीं दोगे आप, एप्पल जो है ये एक एपोमिक्टिक फ्रूट हो जाएगा, एपोमिक्टिक फ्रूट हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो देखते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015, इसमें लिखा हुआ है, आया होगा, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन, नॉन एल्ब्यूमिनस। अब 2 टाइप के हैं, आप अगर अपनी बुक को उठाओ और उसे पढ़ो तो उसमें देखने को मिलेगा 2 टाइप के सीड, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। तो यहाँ डिस्कस करा गया है कि नॉन एल्बुमिनस सीड आपके कौन से हैं। अब नॉन एल्बुमिनस सीड आपको कौन सा पता है, जिसमें एल्बुमिनस मतलब आपका परसिस्ट कर जाए और बाकी सारा आपका चला जाता है। नॉन एल्बुमिनस होता है जहाँ पर
जितने भी, मैं आपको एक नॉर्मल तरीके बताऊं कि जितने भी मोस्टली डाइकोट सीड होंगे वो सारे के सारे नॉन एल्बुमिनस होंगे। कैसे होंगे? नॉन एल्बुमिनस होंगे। और इसका एंडोस्पर्म जो होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो ये बात सबसे अच्छी है कि आप मोस्ट डाइकोट करके याद रखो। और इसमें डाइकोट देखो तो देखो, मेज को आप 20 से 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, कास्टर को नहीं तोड़ सकते, वीट को नहीं तोड़ सकते, लेकिन पी आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। जैसे पी होता है, चना हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए। तो ये सारी कंडीशंस में देखा जाए तो इनके जो सीड होते हैं वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, जो कि होते हैं डाइकोट सीड। और डाइकोट सीड जो होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस सीड में आते हैं। तो आंसर विल बी 45 का टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, किसके अंदर पतली नहीं होती? यूजुअली अगर आप बात करें तो ग्राउंड नट के अंदर पतला होता है, हम कंज्यूम कर जाते हैं ग्राम में भी, मेज में, लेकिन कोकोनट के हम सीड कोट को नहीं खा सकते, नहीं कंज्यूम कर सकते। आपने देखा होगा बहुत ही रफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे रिमूव करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। 2 वर्ड यहाँ लिएगा, एक है पेरिस्पर्म और दूसरा है एंडोस्पर्म। और ये एक दूसरे से बताना है किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से आपके एक दूसरे से डिफर है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात तभी मालूम पड़ती है कि एंडोस्पर्म जितना भी बनेगा वो आपका कैसा होगा? एन स्टेट के अंदर होगा। हैप्लॉइड सेल के रेस्पेक्ट में बात करो, वैसे तो यहाँ पे 3n कंडीशन होती है, ट्रिपल फ्यूजन में जाता है, लेकिन बनता n कंडीशन में है। जबकि पेरिस्पर्म की अगर बात करी जाए तो पेरिस्पर्म क्या है? ये डिप्लॉयड टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिस्पर्म जो होता है वो आपका डिप्लॉयड टिश्यू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा ए, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्बुमिनस सीड, अब देखो वहीं पे आ गया, मैंने बताया डाइकोट सीड जो होते हैं वहां पर हमने डिस्कस किया था वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, जबकि एल्बुमिनस सीड में आपके मोनोकोट सीड आते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, अच्छा किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, ये बात हमें यहाँ पर आपको बतानी है। तो मैंने जिस तरीके से मैंने वहां लेता कि एन टाइप की स्टेट बनती है, तो एंडोस्पर्म के फॉर्म में ये क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि कॉटिलिडोन्स की अगर बात करें तो कॉटिलिडोन्स यूजुअली हम डाइकोट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हाइपोकोटाइल नीचे का रीजन होता है। आप बुक को एक बार रेफर करें, आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, आपको उस केमिकल का नाम बताना जिसकी मदद से हम सीड की वायबिलिटी का पता लगाते हैं। किससे आप इसका पता लगा सकते हो? आंसर आपको याद रखना है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। दिस इज द आंसर। ये हमारी एनसीईआरटी बुक से नहीं है, ये बेसिकली नीट लेवल का क्वेश्चन है और मैंने शायद उसी में से आपको निकाल के इसके अंदर पुटअप करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 2 प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज इफ दे, 2 प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग द सेम स्पीसीज। कब हम कहेंगे कि दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? तो जब ये होता है जब वो फ्री टू रिप्रोड्यूस हो। क्या हो? फ्री टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि सेम स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेम स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो दे शुड बी फ्री टू रिप्रोड्यूस। अब इसमें आंसर देखिए, मोर देन 90% सिमिलर, गलत। लुक सिमिलर एंड पॉसेस आइडेंटिकल, गलत। ठीक है। हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गलत। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर के अगर कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली, ये आपका आंसर रहेगा, आंसर रहेगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलिडोन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है? इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलिडोन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कॉलियोप्टाल, कोलियोराइजा, स्क्यूटिलम और प्रोफिल। तो इसका आंसर है आपका कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्क्यूटिलम। क्या क्वेश्चन है? इन अ सीरियल ग्रेन ए सिंगल कोटिलिडोन ऑफ एम्ब्रियो, देखो सिंगल कोटिलिडोन की बात करी गई है और सिंगल कोटिलिडोन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिंगल कोटिलिडोन को हम दिखाते हैं स्क्यूटिलम से। किससे दिखाते हैं? स्क्यूटिलम से। आप इसके डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व करिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऐसे करके डायग्राम होता है और यहाँ पर आपका पिलमूल कोलियोप्टाइल और यहाँ पर कोलियोराइजा और रेडिकल पार्ट वाला पार्ट होता है, और ये सारा जो है आपका एंडोस्पर्म और स्क्यूटिलम वाला पार्ट होता है यहाँ पर। इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, ये वर्ड आ गया एपोमिक्सिस, जो कि मिमिक्री होती है, एक टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पर हम अवॉइड करते हैं मेन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ लिखा है इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। आई होप आपने सुना नहीं होगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, किस चीज से आपके एम्ब्रियो डेवलप होते हैं? एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, किससे डेवलप होते हैं?
तो जाइगोट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स की बात करें इन एन एम्ब्रियो सैक, तो इससे कभी भी डेवलपमेंट होती नहीं है। और एसेसरी एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर हो गया जो मैंने छोड़ दिया, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट ही काफ़ी होते हैं एक नई प्रोजेनी बनाने को, यानी एम्ब्रियो डेवलप करने को। मैटरनल लेवल पर चलता है और मैटरनल से जुड़ा होता है, इस बात को आप याद रखना। कई जगह ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किसको बिलोंग करता है, तो ये मैटरनल को बिलोंग करता है, मदर वाले पार्ट को। ओके, 53 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस। सिट्रस और मैंगो दो वर्ड को लेके आपको चलना है, याद रखना कि सिट्रस और मैंगो ये बेसिकली आपके डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम न्यूसिलस, तो इसका आंसर होगा न्यूसिलस। ये ऑप्शन के तौर पर याद रखना, एक सिट्रस प्लांट कभी भी आ जाए वर्ड, और एक आता है मैंगो। इन दो के रेस्पेक्ट में बात करी जाती है, और ये कंडीशन आपकी न्यूसिलस के रेस्पेक्ट में जाती है कि इसी कंडीशन में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम न्यूसिलस, और इसे बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्वेश्चन नंबर 54 है, द पोली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, किसके अंदर देखने को, देखो नाम है पोली, यानी यहाँ पर बहुत सारे सीड की फॉर्म देखने को मिलेगी, किसके अंदर बनेंगे, तो जितने भी सिट्रस फूड होते हैं उन सब के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी होती है, तो आंसर रहेगा सिट्रस। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग। एग से आपके डेवलपमेंट की क्या बोला जाएगा, कि एग से बनने को बोल रहा है वो, एग से क्या बोला, तो उससे हम कहते हैं कि फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब तीनों के तीनों प्रोसेस आते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी। तो आंसर विल बी एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 से न्यूसिलर एम्ब्रियो इज, क्वेश्चन नंबर 56 का आपको आंसर देना, न्यूसिलर एम्ब्रियो इज क्या होता है, तो ये एपोमिक्टिक कंडीशन होती है, और ये ऑलवेज 2n स्टेट में होती है, यानी डिप्लॉयड होगी, तो आंसर होगा एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। ये सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ एफिमिक्टिक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अलग टर्म है, ठीक है। इस पर भी मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा एपोमिक्टिक के बारे में, कि किस टाइप के होते हैं और क्या क्या इसमें चेंज देखने को मिलता है जब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट एग, या तो आप गैमेट ले लिए, सॉरी गैमेटोफाइट बोला मैंने, फीमेल गैमेट और एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बात कर दी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन को हमने बोला था पार्थेनोजेनेसिस। आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस। जब फ्रूट बनने की बात आएगी तो बात होगी पार्थेनोकार्पी की, दोनों को ध्यान रखना। यहाँ बात करी जाएगी फ्रूट फॉर्मेशन की, और यहाँ बात करी जाएगी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज, बिना मियोसिस के, फिर से वही बात आ गई, बिना मियोसिस के होना चाहिए, तो ये कंडीशन में आपको यहाँ लिखना फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट अच्छा डेवलप करना है हमें, जहां पर फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से सीधे गैमेटोफाइट बनना चाहिए। 11th क्लास के अंदर हम जब प्लांट के पार्ट्स को पढ़ते थे तो हम डिफरेंट कंडीशन पढ़ते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वहां पर आपको ये कई जगह देखने को मिलेगा, खासतौर में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में बताया कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट के बनने की कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप याद रखें, इसे बोलेंगे एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं इसे, एपोस्पोरी। और 59 और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस लास्ट क्वेश्चन में देखा तो ये है प्रोथैलस गैमेटोफाइट। ये प्रोथैलस वर्ड भी अगर आप देखना चाहते हो तो 11th क्लास की बुक को रेफर कर सकते हैं। गिव राइज टू अ फर्ड प्लांट, जिसे हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी ये लोगों आप ऐसे बोल सकते हैं थोड़े से क्वेश्चन 11th से जुड़े हुए हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो विदाउट समझने में फिर वही वर्ड यहाँ पर था एपोस्पोरी, जहां पर मैंने क्या करा था, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाया था, यहाँ हम गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना रहे हैं, वो कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाएगी एपोगैमी। क्या कंडीशन हो जाएगी, एपोगैमी, ये इसका आंसर है। आई होप आपने इन सारे एमसीक्यू को ध्यान सुना होगा। एक बार वीडियो को दोबारा रिकॉल करें ताकि आपको अच्छा लगे। अब तो इसमें कुछ है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी सी आपकी वीडियो थी, थोड़ी सी लेंथी लगी हो, ठीक है। जो टॉपिक आपको समझ में ना आया उसको कमेंट में बता दें, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, और एलोबरेट फॉर्म के अंदर मैं उससे बना दूंगा वीडियो को, जिससे आप उसे समझ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी काम में आ सके। थैंक यू।